So, hey guys, welcome to channel. I am Kartikeya Dubey. Today we will discuss about a case law that is Lallan Prasad versus Rahmat Ali and another. Basically, ये केस डिमांड पे है देविका वर्मा के। ये डिमांड मेरे पास बहुत पहले आई थी बट मेरे एग्जाम्स और असाइनमेंट्स चल रहे थे, सो इस वजह से मैं इसको टाइमली नहीं बना पाया। बट मैं आज इसको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको साइटेशन बताता हूँ इस केस के। यहाँ मैंने दो साइटेशन लिए हैं। फर्स्ट AIR 1967 SC 1322 एंड सेकेंड इज 1967 2 SCR 233। साइटेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए होपफुली। अगर आपको नहीं पता या कोई भी कंफ्यूजन है तो एक कमेंट कर देना और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सिविल अपील नंबर 776 ऑफ 1964, ये अपील नंबर है। जजमेंट की डेट है यहाँ पे 13 दिसंबर 1966 और जजमेंट बाई जस्टिस JM सहलात। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और जो कि जस्टिस JM सहलात ने दिया है। अब हम अपने केस के फैक्ट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। ऑन January 10, 1946, द अपीलेंट लल्लन प्रसाद एडवांस्ड 20,000 to first respondent against a promissory note and a receipt. 10 जनवरी 1946 को अपीलेंट लल्लन प्रसाद एक लोन एडवांस करते हैं फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो कि रहमत अली हैं उनको, और सिक्योरिटी के तौर पे वो एक प्रॉमिसरी नोट और एक रेसिट लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। Promissory note is defined in Negotiable Instrument Act 1881. Under these notes, a person basically promises to pay a sum of money to another. Basically, promissory note एक नोट हो सकते हैं या फिर टू बी मोर प्रिसाइज ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो दूसरे पर्सन को एक सम ऑफ अमाउंट पे करेगा। ठीक, और इसकी जो खासियत होती है बियरर इज द ओनर, मतलब कि जिसके पास ये प्रॉमिसरी नोट है वही उसका ओनर होगा। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हमारे जो बैंक नोट करेंसी नोट्स होते हैं ये बेस्ट एग्जांपल है प्रॉमिसरी नोट पे। ये जिसके पास होता है वो उसका ओनर होता है और ये हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। सो हम आगे फैक्ट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। The respondent also executed an agreement whereby he agreed to pledge as a security for a debt. अब रिस्पोंडेंट एक और एग्रीमेंट करता है कि मैं सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज भी करूंगा अपनी कुछ प्रॉपर्टी। अब हम आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टी वो कौन सी प्रॉपर्टी प्लेस करता है। Some aereo scrap purchased by respondent from military authorities at Bamroli Depot, इलाहाबाद। रिस्पोंडेंट कुछ एरियो स्क्रैप खरीदता है मिलिट्री अथॉरिटी इलाहाबाद से, जो कि एरियो स्क्रैप मतलब जो हमारे फाइटर जेट्स के स्क्रैप्स हो गए उसको हम एरियो स्क्रैप बोलते हैं। जो एविएशन से रिलेटेड स्क्रैप्स होते हैं वो हमारे एरियो स्क्रैप्स होते हैं। इन एग्रीमेंट both parties agreed to deliver scrap to the appellant house. However, respondent failed to deliver and kept it in a plot adjacent to Aviodome at Allahabad. अब एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज इस बात पे एग्री करती हैं कि जो स्क्रैप होगा हम अपीलेंट के घर पे हम इसको डिलीवर करेंगे, बट रिस्पोंडेंट उसमें डिफॉल्ट करता है और वो अपीलेंट के घर डिलीवर करने के बजाय वो एवियोडोम के बगल में एक प्लॉट रेंट पे लेता है और वहां पे उसको स्टोर कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस केस में मेन इशू क्या है। ठीक, अपीलेंट फाइल्ड अ सूट टू क्लेम अमाउंट ऑफ लोन ऑन बेसिस सेड प्रॉमिसरी नोट एंड द वेबसाइट। अपीलेंट एक सूट फाइल करता है अपना लोन अमाउंट क्लेम करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेड प्रॉमिसरी नोट एंड वेबसाइट, मतलब जो उसको प्रॉमिसरी नोट मिला होता है और जो वेबसाइट मिली होती है वो उसके बेसिस पे अपना लोन अमाउंट क्लेम करने के लिए सूट फाइल करता है। और अपीलेंट का कहना ये होता है
कि द एरियो स्क्रैप दैट वाज प्लेज्ड वाज नॉट डिलीवर्ड टू हिम, कि जो एरियो स्क्रैप प्लेज किया गया था वो उसको डिलीवर ही नहीं किया गया, वो उसके पोजीशन में ही नहीं है, तो ये एक वैलिड प्लेज नहीं है। यानी अपीलेंट का क्लेम ये था कि जो हमारा प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है ये इनवैलिड है। लेकिन यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट ने बोला, respondent said that he had kept 147 tons of aereo scrap which cost about 35,000 to the appellant। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट का कहना था कि उसने 147 टन्स ऑफ एरियो स्क्रैप जो उसने परचेज किए जिसकी वैल्यू 35,000 है वो अपीलेंट के पास उसने प्लेज कर रखा है। अब ये केस में जो सिविल जज होते हैं वो रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो गुड है ये डिलीवर ही नहीं हुआ है अपीलेंट पे, तो ये एक वैलिड प्लेज नहीं हो सकता। लेकिन अब इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं प्लेज क्या होता है। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस प्लेज। अब हम देखते हैं प्लेज होता क्या है। The bailment of goods as security for the payment of debt or performance of a promise is called pledge। Pledge basically bailment of goods है जो कि एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ सम प्रॉमिस। अब जैसे कि मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ, मैंने अपने फ्रेंड से 5 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने उसको सिक्योरिटी के रूप में अपनी कार मैंने उसके पास प्लेज कर दी। अब अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा लोन के रीपेमेंट पे तो मेरा फ्रेंड मेरी कार बेच के सेल करके या उसको डिस्पोज करके वो अमाउंट वहां से क्लेम कर लेगा। सो बेसिकली प्लेज यही होता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या ट्विस्ट हुआ। बट द appellant appointed watchman at plot to safeguard the scrap and continued the payment of the salaries of watchman। जो अपीलेंट होता है जो ये क्लेम कर रहा था कि यहाँ पे वैलिड प्लेज ही नहीं हुआ, उसने वॉचमैन अपॉइंट किए थे उस प्लॉट पे जहाँ एरियो स्क्रैप रखे गए थे उसका सेफगार्ड करने के लिए, और उस वॉचमैन की सैलरी वो टाइम टू टाइम देता था। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट होता है कि इन बिटवीन रिस्पोंडेंट अपॉइंटेड सेकेंड रिस्पोंडेंट हिज फादर एज श्योरिटी एंड सेकेंड रिस्पोंडेंट एश्योर्ड पेमेंट। अब बीच में रिस्पोंडेंट रहमत अली अपने फादर को एज अ श्योरिटी अपॉइंट कर लेता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम रिस्पोंडेंट सोल्ड सम पोर्शन ऑफ द स्क्रैप, then appellant issued a notice saying that pledged property cannot be sold by him। अब कुछ दिन बाद रिस्पोंडेंट जो स्क्रैप था उसका कुछ पोर्शन सेल कर देता है। उसके सेल करते ही अपीलेंट एक नोटिस इशू करता है कि आप प्लेज्ड प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे जो अपीलेंट रहता है वो अपनी ही बात पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। एक तरफ वो क्लेम करता है कि ये एक वैलिड प्लेज ही नहीं है और दूसरी तरफ वो वॉचमैन को अपॉइंट करता है प्लॉट पे सेफगार्ड करने के लिए, और जब रिस्पोंडेंट सेल करने लगता है स्क्रैप को तो वो नोटिस इशू करता है कि प्लेज्ड प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते। ऑल दिस शोज दैट अपीलेंट वाज होल्डिंग प्लेज इंटेंशनली, मतलब कि जो वॉचमैन का अपॉइंट करना और सेल करने से रोकना ये दिखाता है कि जो हमारा अपीलेंट था उसने इंटेंशनली प्लेज को होल्ड कर रहा था, यानी कि उसका इंटेंशन था प्लेज को कंटिन्यू करने का। सो इस पे जो कोर्ट का डिसीजन आता है, कोर्ट डिसमिस्ड द अपील एंड सेड दैट इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सो जो यहाँ पे इशू था जिसके लिए अपीलेंट ने केस फाइल किया था कि हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बोला कि कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और बोला कि आप इंटेंशनली प्लेज को होल्ड कर रहे हो। ये जो सारी सर्कमस्टांसेस हैं ये पूरा कंप्लीटली दिखाते हैं कि आप प्लेज होल्ड कर रहे हो और इसीलिए यह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्लेज है। सो ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का।
सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस केस लॉ। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।